हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के बारे में कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इस सब्जेक्ट के जो कि यहाँ पे आप देखेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में जो पहला यूनिट है वो आपका पॉलिटिकल थियरी से संबंधित है कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पे इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर आपको अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ना क्या है। और अभी आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप सभी ने अभी न्यू एडमिशन लिया है और आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है नवंबर या दिसंबर के मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सभी को अपनी तैयारी जो है अभी से करनी पड़ेगी। तो जो पहला यूनिट है ये आपका राजनीति है। राजनीति क्या है, राजनीति का सिद्धांतिकरण कैसे होता है, इस यूनिट को हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम राजनीति शब्द के बारे में जानेंगे। ऊपर आप देखेंगे तो इस PDF में ऊपर आपको इसके राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले कि राजनीति होती क्या है, राजनीति कहते किसे हैं, या पॉलिटिकल होता क्या है, पॉलिटिकल से मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले, और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई भी लेक्चर वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल शब्द जो पेपर आप सभी लोग देंगे तो सबसे पहले आप सभी से यही पूछा जाएगा राजनीति से आप समझते क्या है, राजनीति का अर्थ क्या है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे ही लिखना होगा अपने एग्जामिनेशन में कि जो ये राजनीति शब्द है जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल कहते हैं, पॉलिटिकल, इस शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीस जो कि शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो है एक पोलिश शब्द से हुई है। पोलिश शब्द का सिंपल सा मतलब ये होता है जो कि शहर या नगर, राज्य। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसका एक वास्तविक अर्थ जो रियल मीनिंग होती है वो देखेंगे, वो समझेंगे तो एक समुदाय से है, एक समाज से है। अब यहाँ पे जो ये स्थान या जहाँ पर लोग रहते हैं, आखिर हम यहाँ पे समुदाय किसे कहेंगे, नगर किसे कहेंगे, राज्य किसे कहेंगे, उसके बारे में बताया गया है कि जैसे जहाँ पर कहीं पर भी वह स्थान जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं या कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाती है वो सारे के सारे एक समुदाय में आते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसे राज्य या नगर में आते हैं। तो ये इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, वो राजनीतिक अर्थ के समुदाय में रहने वाले जो है इसका निर्णय लेते हैं। इसके अलावा प्राचीन दृष्टिकोण में जो समाज है, राजनीति है, इसके बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं था कि समाज क्या होता है, राजनीति क्या होती है। आज के टाइम पे देखेंगे तो समाज अलग है, राजनीति अलग है। सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत है या जो भी हम पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, किन लोगों के लिए बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो समाज के सभी पहलू, चाहे वो निजी हो या फिर यहाँ पे आपके सार्वजनिक हो, राजनीतिक विचारकों या निर्णयों से प्रभावित होते हैं। अगर आपने कोई भी एक निर्णय लिया है या कोई भी अपनी गवर्नमेंट ने कोई भी एक डिसीजन लिया है तो उसका जो इम्पैक्ट है पूरी इंडिया पे कहीं ना कहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक परिवार में निर्णय लेना एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ये समाज के व्यापक ढांचे में फिट बैठता था। इस दृष्टिकोण में जो राजनीतिक सिद्धांत है केवल सत्ता और सरकार के बारे में नहीं था, बल्कि वे समाज के हर पहलू को कवर करता था। ये दिखाता था कि प्राचीन समय में जो राजनीति होती है वो किसी एक हाथ में नहीं होती थी, या आप ऐसा कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हर एक अलग अलग दृष्टिकोण पे देखने को मिलती थी। और यहाँ पे एक आपके फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं जिनका नाम हन्ना अरेंट है। इनके अनुसार जो पोलिस में रहने का मतलब है कि वो सभी निर्णय शब्दों या प्रेरणा के माध्यम से लिए जाते थे, ना कि बल और हिंसा के माध्यम से लिए जाते थे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता था क्योंकि ये दिखाता था कि जो प्राचीन ग्रीक समाज होता था उसमें लोकतंत्र और संवाद का कितना महत्व रहता था। लोग बहस और चर्चा के माध्यम से अपने जो विचार होते हैं वो व्यक्त करते हैं। आज के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे कहीं पर भी डिस्कशन होता है तो डिस्कशन में जो भी अपने पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्त किए जाते हैं और सामूहिक रूप से हम सभी लोग जो हैं निर्णय लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है, चाहे ये विचार करने का हो या मुद्दे करने का हो, किसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं तो जो भी डिस्कशन होता है कहीं ना कहीं अधिक लोकतांत्रिक होती है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी और सहभागिता को भी बढ़ावा देती है।
तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी अभी हमने पढ़ा कि राजनीति क्या है, राजनीति एक ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो वर्ड एक पोलिस ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि कोई नगर है, राज्य है या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आधुनिकता के साथ राजनीति शब्द का परिवर्तन क्या हुआ है कि राजनीतिक शब्द में क्या क्या चेंजेस हैं, राजनीति जो ये वर्ड है इसमें क्या क्या चेंजेस, इसकी जो परिभाषा है उसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आधुनिक आगमन के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो राजनीतिक शब्द में कई आयाम, इसके कई सारे पहलू होते हैं जो कि यहाँ पे आप देखेंगे। इस परिवर्तन को समझना आवश्यक है क्योंकि हमारे समाज और सत्ता के ढांचे को प्रभावित करता है। प्राचीन समय में जो राजनीतिक शब्द है इसका जो मुख्य अर्थ था वो सामूहिक शक्ति से था, लोगों के इकट्ठा होने से था, एक ग्रुप डिस्कशन से या किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे समय व्यतीत होता है, समय बीतता है, जो सामूहिक शक्ति है ये कहीं ना कहीं सिद्धांत जो कमज़ोर होने लगता है, ये केवल एक आदर्श सिद्धांत के रूप में ही रह जाता है और इसका पालन जो है आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी कम होता है। और आज के टाइम पे आधुनिक समय में समाज में शक्ति का जो संतुलन है ये काफ़ी बढ़ने लगा है और कुछ समूह ने अधिक शक्ति और अधिक अधिकार प्राप्त कर लिया है और ये अपने फ़ायदे के लिए इस शक्ति का प्रयोग करने लगे हैं और ये शक्ति का संतुलन अन्य समूहों को निर्णय ले प्रक्रिया से बाहर रखने लगा है। इस प्रकार जो राजनीतिक शब्द का एक नया अर्थ क्या होता है कि जो समूह के बीच शक्ति के असंतुलन और इस संतुलन के परिणाम स्वरूप कुछ समूहों द्वारा अन्य समूहों पर शक्ति का जो प्रयोग करना दर्शाता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर नियंत्रण करते हैं, उनके हितों की उपेक्षा करते हैं। अब यहाँ पे एक राजनीति का एक अन्य डेफिनेशन ये दिया गया है कि राजनीति का सिंपल सा मतलब ये है, ये उन लोगों के लिए है या उस समय का है जब यहाँ पे जो कुलीन वर्ग होते थे या आपने पढ़ी होगा कुलीन वर्ग है और निम्न वर्ग होता है, उसके बीच में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता था कि जो बड़े लोग होते हैं अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिससे वो छोटे लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो एग्जामिनेशन में आपको ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आगे आपको बताया जाएगा डेफिनेशन आपको किस प्रकार से लिखनी है। और यहाँ पे दिए गए हैं कि राज्य की भूमिका क्या रहती है। अब राज्य की भूमिका कहाँ रहेगी, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इंट्रो पढ़ा कि जो पुराने टाइम पे जो राजनीति होती थी या समाज होता था वो कहीं ना कहीं अलग या एक जैसा समझा जाता था। अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग काफ़ी गरीब होते हैं। तो जो ये अमीर लोग होते हैं, ये अमीर लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास होता है इनको काबू कर सकें। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कम करने के लिए या इन सब चीज़ों पे अपना कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट है इसकी क्या यहाँ पे भूमिका रहती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। अभी जो हमने ये जाना कि पॉलिटिकल या जो सामुदायिक लोग होते हैं, समूह में बटे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए राज्य की क्या भूमिका रहेगी, उससे जानने से पहले एक राजनीतिक सिद्धांत का छोटा सा टॉपिक है वो यहाँ पे देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि राजनीति का थोड़ा बहुत मतलब तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि राजनीति होती क्या है और राजनीतिक हम कहते किसे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन कह लीजिए या छोटे से यहाँ पे इंट्रो दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है एक सामाजिक प्राणी हैं जिसमें हर एक जीव जंतु को अपने चिंतन करने की जो है कहीं ना कहीं अपनी अलग यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षमताएँ दी रहती हैं। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत में हम समाज में या राजनीति के विभिन्न जितने भी पहलू होते हैं, इस राजनीतिक सिद्धांत के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक घटनाएं या जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनको समझने में हमारी राजनीतिक सिद्धांत मदद करता है, बल्कि ये भी बताता है कि हम किस तरह से उसको सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटो और अरस्तू है, ये दार्शनिक है, फिलोसोफर हैं। इनके बारे में आप अपने पूरे 3 साल में इन्हीं को पढ़ेंगे और इन्होंने काफ़ी ऐसे कई सारे यहाँ पे अवधारणाएँ दी हैं जिनके बारे में समाज में न्याय को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, समानता को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे या इन अरस्तू प्लेटो ने इन चीज़ों के बारे में कहा है। और इनमें से एक और ऑथर हैं या फिलोसोफर हैं जो कि जॉन लॉक हैं। इन्होंने अधिकारों के बारे में बताया है कि अधिकार क्या हैं, किनको अधिकार होना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। थॉमस
होप्स हैं, इन्होंने सामाजिक अनुबंध के बारे में कहा है। कुछ ऐसे यहाँ पे सिद्धांत दिए हैं जो कि पॉलिटिकल में लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, उनके ऊपर यहाँ पे सिद्धांत दिए हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे स्वतंत्रता है, जीवन और संपत्ति के अधिकार है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हमें क्यों संरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ये हमें केवल ना ये बताते हैं कि हम किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को किस तरह से हम बेहतर भी बना सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत ये बताता है कि समाज में हमें एक साथ कैसे रहना चाहिए। इसमें सवाल शामिल होता है कि समाज में संसाधनों को हम कैसे बाँट सकते हैं। सिंपल सा ये मतलब है कि संसाधनों को हम या जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि सभी लोग उसको यूज़ कर सकें। और यहाँ पे जितने भी लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरह के नियम और नीतियाँ समाज में सभी सदस्यों के लिए सबसे अच्छा काम करेगी और कौन ऐसी नीतियाँ होती हैं जो लोगों के लिए बेकार होंगी। इसी तरह से यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत ये भी हमें समझने में मदद करता है कि जो न्याय है, अधिकार है, लोकतंत्र है और नागरिकता है, इन्हें राजनीतिक अवधारणाएं केवल सिद्धांत में नहीं बल्कि हम अपने व्यवहारिक रूप में अपने जो बिहेवियर है उसमें किस तरह से इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसके बारे में भी राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ाया जाता है या जाना जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जैसे राजनीतिक सिद्धांत में हमारी समझ जो कि वोटिंग को लेकर शासन और सामाजिक भूमिकाओं की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। इसके अलावा जो राजनीतिक सिद्धांत है ये भी हमें जांचता है कि इन सब विषयों की समझ संस्कृति और सामाजिक संदर्भों में कैसे बदलती हैं। और बाकी यहाँ पे 2-3 चीज़ें पॉइंट बताए गए हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ज़रिए आपको कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पता होता है उस सिद्धांत के ज़रिए कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहता है, इस चीज़ को करने से ये नुकसान रहता है। अगर न्याय का जो सिद्धांत है या फिर जो न्याय है, किन लोगों को न्याय देना चाहिए, किन को न्याय नहीं देना चाहिए, किन को स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हम स्वतंत्रता दे दें जो कि अराजकता फैलाता है तो उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कहने के पूरे सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत और सामान्य व्यवहार में क्या अंतर है, क्वेश्चन में इन दोनों से एग्जामिनेशन में जो है इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत और सामान्य व्यवहार से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अब बेसिकली यहाँ पे सिद्धांत एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो कि हमारे सामान्य व्यवहार को भी स्पष्ट करता है। अगर कोई भी आप किसी भी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, कोई भी आपका प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी उसी की तरह से चलता है। जैसे यहाँ पे आप रोज़मर्रा या जो भी आपका डेली लाइफ रूटीन होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हमारे जो व्यवहारिक बुद्धि और सामान्य सिद्धांत होते हैं इसके ऊपर आधारित देते हैं। सिद्धांत जो कि इन निर्णयों और व्यवहारों को एक सुसंगत और औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी राजनीतिक निर्णय के बारे में सोचते हैं कि हम अपनी सामान्य समझ का प्रयोग करते हैं कि ये निर्णय समाज के लिए अच्छा है या फिर नहीं। जो राजनीतिक सिद्धांत है इस समझ को स्पष्ट करता है कि ये सिखाता है कि विभिन्न राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, किस तरीके से लिया जाएगा कि ये निर्णय सही रहेगा। अब जितने भी दार्शनिक हुए हैं ये हमेशा मानव जीवन और समाज के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, जैसे कि न्याय क्या है, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, सत्ता का सही प्रयोग क्या है। ये प्रश्न केवल हम जो हैं अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं या केवल दार्शनिक चर्चाओं के रूप में नहीं होते, बल्कि हम देखेंगे आसपास में भी इन सारी चीज़ों में अपने को जिक्र देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपका और सामान्य व्यवहार है और आपका राजनीतिक सिद्धांत है। सिद्धांत और कला के बीच में संबंध क्या है, ये एक और टॉपिक है कि कला से संबंधित या जितने भी सिद्धांत से संबंधित इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि सिद्धांत और कला में संबंध क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सिद्धांत और कला है दोनों ही कहीं ना कहीं मानव व्यवहार का जो है ज्ञान विश्लेषण और व्याख्या करने का प्रयास करता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अपना प्रिंसिपल है, उसके अंदर कोई अपनी कला है तो उसके ज़रिए वो व्यक्ति उन कलाओं का किस तरह से उसका जो है यूज़ करता है, क्या उसका प्रिंसिपल्स हैं उनका किस तरह से कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो है वो अपने आप से उसका बिहेवियर ये बता देता है कि किस प्रिंसिपल पे है या उसके अंदर क्या कलाएँ हैं। ये विविध चिंतन न केवल जो मानव क्रियाओं का निरीक्षण करता है बल्कि उन्हें एक संरक्षित और विचारशील तरीके से समझाने का भी प्रयास करता है।
कला और सिद्धांत दोनों ही सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार को केवल चित्रित नहीं करते, बल्कि उसे एक नया अर्थ देने और उसकी जो है व्याख्या करने में भी प्रयास करते हैं। इसके साथ ही कभी कभी सिद्धांत और कला दोनों का उद्देश्य मानव व्यवहार को संशोधित या बदलना भी होता है। उदाहरण के लिए एक सामाजिक सिद्धांत ये विश्लेषण कर सकता है कि समाज में एक विशेष व्यवहार क्यों प्रचलित है और ये सुझाव दे सकता है कि इसे कैसे सुधार सकते हैं। इसी तरह अगर आप कला को भी देखेंगे तो जो कला है वो सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को चुनौती देने और उन्हें बदलने का प्रयास भी कर सकती है। इस प्रकार जो सिद्धांत और कला है दोनों समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने के साधन हैं। कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पे लोगों के बिहेवियर को, उनके जितने भी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी उनमें कला है, कोई भी उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आपका क्या दृष्टिकोण रहता है, उनके क्या दृष्टिकोण में क्या भिन्नताएँ रहती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके ऊपर डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली। अब राज्य की भूमिका यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे राज्य की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। और अभी ये केवल इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो भी आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो में नेक्स्ट चैनल पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप काफ़ी बोरियत भी फील करेंगे। तो इस वीडियो में भी केवल इस टॉपिक को ये यहाँ पे कवर करते हैं कि राजनीति में राज्य की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में, या समाज में क्या इसकी भूमिका रहती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे उस टाइम पे जब पुराने समय में, अगर यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी फिलोसोफर्स रहे, दार्शनिक रहे, चाहे वो अरस्तू हो, प्लेटो हो, कार्ल मार्क्स हो, वो कहते थे कि व्यक्ति को एकदम स्वतंत्र रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी जो बंदिश होते हैं वो नहीं रखना चाहिए, उसको स्वतंत्र रखना चाहिए। तो जब उस टाइम पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो वहाँ पे कैसे कैसे जो क्रियाएँ होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, या जो सारी चीज़ें तो कैसे होती थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्य कोई भी, यहाँ पे आप गवर्नमेंट मान सकते हैं, तो उस टाइम पे राज्य की कोई भूमिका नहीं रहती थी। उस टाइम पे व्यक्ति अपना स्वतंत्र होता था, कोई ना कोई एक्टिविटी जो है करता था। और यहाँ पे आज के टाइम पे देखेंगे तो जो स्टेट है इसको हमने कहीं ना कहीं पूरी तरह से गवर्नमेंट, या फिर जो नगर पालिका है, नौकरशाही, सैन्य या पुलिस शक्ति है, ये जो पावर जो चीज़ें, शक्तियाँ जो हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास रहती है। और हम ये सोचते भी हैं कि जो भी चीज़ें करनी हो गवर्नमेंट को करना होगा, हमें इसमें कुछ भी एनरोलमेंट नहीं करना है, कुछ भी हमें इसमें नहीं करना है। क्योंकि उस टाइम पे जब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो कुछ लोगों द्वारा या सामूहिक जो शक्ति होती थी उनके द्वारा कुछ निर्णय लिए जाते थे और उन निर्णयों पर काम किया जाता था। सेम कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है सरकार या जो राज्य है वो अपनी संस्थाओं में भी देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ लोगों के साथ बैठकर बात करती है, या जो स्टेट होते हैं उसमें चाहे वो सीएम हो या कोई भी हो, वो किस तरह से किसी कार्य को करने के लिए क्या क्या निर्णय लेती हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब जो राजनीतिक विज्ञान है या जो राजनीतिक सिद्धांत है, अब इन राज्यों की इन संस्थाओं के अध्ययन के रूप में विकसित होता है। इनका मुख्य उद्देश्य ये समझना होता है कि कैसे ये संस्थाएँ काम करती हैं, कैसे निर्णय लेती हैं, कैसे ये शक्ति का प्रयोग करती हैं। राजनीतिक सिद्धांत अब ये अध्ययन करता है कि राज्य की जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग करती हैं और ये प्रयोग किस हद तक सामूहिक हित के लिए हैं। अगर स्टेट ने कोई भी पॉलिसी बनाई तो वो जो पॉलिसी है वो हमारे लिए कितनी उचित है, कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिद्धांत, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ये इस बात पे डिसीजन करते हैं, इस बात पे निर्णय लेती है। इसके साथ ही यह भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, हो सकता है, और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे चिंतन के क्षेत्र देखेंगे कि अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति है, जो कि व्यक्तिगत संबंध देखेंगे, इंडिविजुअल रिलेशन देखेंगे, स्टेट के साथ क्या रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं, ये इस क्षेत्र पर केंद्रित करता है कि लोगों के जो विभिन्न व्यवस्थाएँ, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों के बीच में हो, कार्यस्थल हो, या जो भी यहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होता है, और चाहे वो निष्पक्षता हो, सम्मान हो, हमारे दैनिक जीवन में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के बारे में सवाल जो है शामिल करता है। तो अगर यहाँ पे पॉलिटिकल थियरी में या फिर आपका जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित रहता है, एक व्यक्ति के क्या क्या यहाँ पे कार्य रहते हैं, क्या उसके अधिकार या उत्तरदायित्व रहते हैं, वो यहाँ पे
पे डिपेंड करता है, वो उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे आप स्टेट और एक व्यक्तिगत या केवल एक व्यक्ति के बारे में आप देखेंगे उनके बीच में क्या संबंध है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट जो कि अपने राज्य हैं, ये किस प्रकार से व्यक्तियों को जो है इनको अधिकार देने के लिए या फिर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी पावर को अधिक ना करने के लिए कौन-कौन सी इनमें से क्या-क्या उनकी सीमाएँ होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करता है कि जो राज्य के प्रति नागरिक जिम्मेदारी होती है, हम उसे करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर जो राज्य के अधिकार होते हैं या जो कोई भी सरकार है वो नागरिकों के प्रति वो काम कार्य करती है नहीं करती है, उसके बारे में यहाँ पे पहली बात होती है या इस राज्य और व्यक्ति के संबंध में इनका उल्लेख होता है। तीसरा जो है ये वैश्विक संबंध है कि इसमें अगर कोई स्टेट है ये एक किसी भी कंट्री के स्टेट दूसरे कंट्री से किस तरह से संबंध रखती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे इस बात पे केंद्रित करते हैं कि जो विभिन्न राज्य हैं एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्तर पर इनकी क्या-क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, जिम्मेदारी रहती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, राष्ट्रों के बीच न्याय है, विदेशी नीतियाँ हैं और वैश्विक शासन के नैतिक विचार, ये सारे के सारे इन चीज़ों में ग्लोबल में शामिल रहती हैं। अब यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत क्या नहीं है, अभी तो यहाँ पे आपने जाना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या होती है, उसमें स्टेट की क्या यहाँ पे भूमिका रहती है। अब यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत क्या नहीं है, कॉस्मोलॉजीज़ या फिर राजनीतिक सिद्धांत हम किसे नहीं कहेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। और बाकी इस वीडियो में अभी केवल इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी लगी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।